स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं, है ना? जब मैं ऑन अब बताना। ठीक है, तो अपना लास्ट टॉपिक है स्क्रीन दिखाई, हल्का सा थोड़ा सा अगर मान लो रहेगा ब्लर, तो वहां पर मैं उसको बताती जाऊंगी यहाँ से, ठीक है? देखो, और ये जो है बुक का नाम भी ऊपर लिखा हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बुक है। उनमें आपको मिलता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की बुक में जीन लाइब्रेरी है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, आपको कोई भी जेनेटिक्स की बुक में मिल जाएगा। जीन लाइब्रेरी आपको बायोटेक्नोलॉजी की जो बुक होती है उनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग जो रहता है उसमें मिलता है, ठीक है? तो अभी हम देख रहे हैं जीन लाइब्रेरीज, ठीक है? तो सबसे पहले जीन लाइब्रेरी जो है क्या है, जैसे हम लाइब्रेरी जो होता है कलेक्शन होता है किसी चीज का, ठीक है? तो यहाँ हम किसका कलेक्शन कर रहे हैं? जीन का। और जीन जो है पर्टिकुलर, हम डीएनए की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को बोलते हैं कि वो जीन बनाती है। या हम ये बोल सकते हैं कि जीन जो है केमिकली किसके बने हैं? डीएनए के। या एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है डीएनए की, वो जीन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है? तो हम वहाँ क्या कर रहे हैं? जीन का कलेक्शन कर रहे हैं। पहले ये तो चीज क्लियर होगी, लाइब्रेरी का मतलब ये है। सबको स्क्रीन दिख रही है? मैंने और जूम कर दिया, अब देखो, ठीक है? तो ये है जीन लाइब्रेरी में, यस। ठीक है? तो जीन लाइब्रेरी का मतलब होता है, यहाँ पे डीएनए या जीन लाइब्रेरी लिखा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस जो हैं, क्योंकि जीन जो है वो डीएनए के ही बने हैं, या हम ये कह सकते हैं डीएनए की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो जीन का फॉर्मेशन करती है। जैसे AUCGT एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ले लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमको चूंकि कलेक्शन करना है, तो जीन लाइब्रेरी का मतलब है कि हमने डिफरेंट डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस जो है उनको कलेक्ट कर ली। और डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस हमको कहाँ मिली? हमने किसी ऑर्गेनिज्म जो है उनमें डीएनए, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की हमने डीएनए सीक्वेंसेस कलेक्ट कर ली। जहां पर अब कलेक्ट तो हमने कर ली, लेकिन सबसे पहले हम कैसे उसको करेंगे? तो क्योंकि हमको ज्यादा नंबर में चाहिए, तो हर जो सीक्वेंस है उसको हम क्लोन करेंगे। और क्लोन करने के लिए अभी डायग्राम है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सीक्वेंस को हम क्लोन करते हैं, क्लोन करने के लिए हम वेक्टर का यूज करते हैं, जिससे कि हमको प्यूरिफिकेशन में हेल्प हो जाए, आसान हो जाए हमारा प्यूरिफिकेशन, स्टोरेज और एनालिसिस, ये सारी चीजें हम ढंग से कर पाए। तो हम क्या करते हैं कि इसकी क्लोनिंग जो है, क्लोनिंग के लिए हम वेक्टर का यूज करते हैं और हम क्लोनिंग करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज कि जीन लाइब्रेरी का मतलब हमने डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस जो हैं उसको कलेक्ट कर लिया किसी ऑर्गेनिज्म से, और हर सीक्वेंस की हमने क्लोनिंग करी वेक्टर के साथ। क्लोनिंग करने के लिए हमको वेक्टर की जरूरत होती है, जैसे प्लाज्मिड का हम यूज करेंगे, जिससे प्यूरिफिकेशन हो जाए, स्टोरेज हो जाए, एनालिसिस हो जाए, हमको प्योर फॉर्म में मिल जाए, स्टोरेज हो जाए, एनालिसिस हो जाए। तो लाइब्रेरी का मतलब कलेक्शन। तो यहाँ हम कलेक्शन किसका कर रहे हैं? क्योंकि जीन डीएनए के बने हैं, इसलिए डीएनए सीक्वेंसेस जो हैं उनका हम कलेक्शन कर रहे हैं, और कलेक्शन करके हम हर सीक्वेंस जो है उसकी क्लोनिंग कर रहे हैं। तो अब जो जीन लाइब्रेरीज हैं उनको डीएनए के सोर्स के हिसाब से, डीएनए, क्योंकि हम डीएनए सीक्वेंस का ही कलेक्शन कर रहे हैं, डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस का, तो हमारे लिए जो डीएनए का सोर्स है वो क्या है, उस हिसाब से हमने इसको दो टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है जीनोमिक लाइब्रेरी और सेकंड है सीडीएनए लाइब्रेरी, ठीक है? जीनोमिक लाइब्रेरी और सीडीएनए लाइब्रेरी। तो जीनोमिक लाइब्रेरी का मतलब जहां पर जीनोमिक डीएनए जो है उसका यूज किया जाएगा, ठीक है? जीनोमिक डीएनए मतलब जितना भी अपन नॉर्मल तरीके से, जीनोमिक डीएनए है ना, पूरा उसका जो पर्टिकुलर टोटल जेनेटिक मटेरियल है वो हमने यूज किया है। लेकिन अगर हम सीडीएनए बोलते हैं, तो सीडीएनए का मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वो हमेशा एमआरएनए से प्रोड्यूस होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से प्रोड्यूस होता है, ठीक है? नॉर्मल डीएनए से एमआरएनए बनता है, वो मैसेंजर आरएनए। लेकिन अगर आप लेकिन क्या कर रहे हो, अगर आप उल्टी प्रोसेस कर रहे हो, एमआरएनए से डीएनए को डेवलप कर रहे हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। तो एमआरएनए से पहले सिंगल स्ट्रैंड बनता है, फिर उसको डबल स्ट्रैंड किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्स कि डीएनए का सोर्स हमने क्या यूज किया है, उस हिसाब से हमने इसको दो टाइप में डिवाइड किया है। एक जीनोमिक लाइब्रेरी हो जाएगी और दूसरा सीडीएनए लाइब्रेरी, ठीक है? तो जीन लाइब्रेरी में हमने कलेक्शन किया है डीएनए सीक्वेंसेस का, कलेक्शन करके क्लोनिंग करी है।
अब हम डीएनए का क्या सोर्स यूज करते हैं उस हिसाब से हमको वहां पर दो तरह से हमने उसको डिवाइड किया है, ठीक है। जीन लाइब्रेरी जो होती है उसमें सर्टेन नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट जो होते हैं, रिकॉम्बिनेंट उन वो भी होना चाहिए, उनके पास रिकॉम्बिनेंट जो है हाई प्रोबेबिलिटी की, जिसमें रिकॉम्बिनेंट मतलब उसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए, वो उनका रिकॉम्बिनेंट जरूर होना चाहिए, सर्टेन नंबर के रिकॉम्बिनेंट वहां पर होना चाहिए, लेकिन उन रिकॉम्बिनेंट की प्रोबेबिलिटी हाई होना चाहिए, ठीक है। तो अब उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ। तो सबसे पहले चीज तो आपको ध्यान में रखना है, हमने डिफरेंट डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस जो है उनको कलेक्ट किया है और हमने उन सीक्वेंसेस की क्लोनिंग की है वेक्टर के साथ, जिससे हम प्रॉपर प्यूरिफिकेशन कर लें, स्टोरेज कर लें, एनालिसिस कर लें। अब हम कौन सा डीएनए सोर्स यूज करते हैं उस हिसाब से हमने दो लाइब्रेरी देखी। जहां हम जीनोमिक डीएनए का यूज करेंगे जीनोमिक लाइब्रेरी हो जाएगी, जहां हम सी डीएनए का यूज करेंगे वो सी डीएनए लाइब्रेरी हो जाएगी। अब एक चीज और है कि इसमें कुछ रिकॉम्बिनेंट होना चाहिए जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम कैसे उनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो ये जो वैल्यू है कैन बी कैलकुलेटेड इफ यू नो द जीनोम साइज एंड एवरेज साइज ऑफ इंसर्ट इन द वेक्टर। अगर आपको जीनोम साइज पता है और कितना हमने वेक्टर उसमें इंसर्ट किया है, तो ही हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने नंबर के उसमें रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि जीन लाइब्रेरी में रिकॉम्बिनेंट भी होना चाहिए जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई हो, और रिकॉम्बिनेंट जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रखें वो रिकॉम्बिनेंट होना चाहिए। तो अब इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला, अब हमको ये प्रोबेबिलिटी चाहिए कि उसमें एक पर्टिकुलर, जैसे हमने एक सीक्वेंस दे दी, अब वो पर्टिकुलर सीक्वेंस है या नहीं उस जीन लाइब्रेरी में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो सीक्वेंस पर्टिकुलर मिलेगी उस जीन लाइब्रेरी में। तो उसके लिए एक फॉर्मूला निकालते हैं और वो फॉर्मूला है n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस पी अपॉन इंटीग्रेशन 1 माइनस एफ, जहां पर P जो है वो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी है, F जो है फ्रैक्शन ऑफ जीनोम इन वन इंसर्ट, एक इंसर्ट में जीनोम का कितना फ्रैक्शन है, क्योंकि आप किसका इंसर्शन कर रहे हो, वेक्टर का कर रहे हो। तो यहाँ पर हमको किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, जहां पर कैपिटल N जो है इज द कैपिटल N मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि हम रिकॉम्बिनेंट ही तो निकाल रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि उसमें कोई सीक्वेंस है या नहीं, तो उसको निकालने के लिए कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट हो गया। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है वो तो इंटीग्रेशन निकालते हैं हम किसी चीज का, 1 माइनस पी जो है वो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी बताती है, एफ जो है ये वाला एफ वो कितना किसी एक इंसर्ट में कितना फ्रैक्शन होता है, कितने उस जीनोम का कितना पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं एफ, ठीक है। जैसे मान लो अगर प्रोबेबिलिटी 0.99 दी है, इंसर्ट साइज 2 इंटू 10⁴ बीपी दिया है, तो वैल्यू ऑफ जीनोम फॉर ई कोलाई जो है, और ई कोलाई के कितने बेस पेयर के लिए, इतने के लिए ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। इंटीग्रेशन निकाल के अपन पूरी वैल्यू कैलकुलेट करते, तो हमको कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना है, कोई वैल्यू निकाल के कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें नहीं आते और ना ही पूछे जाएंगे आपसे, सिर्फ जीन लाइब्रेरी आएगा तो आप किसी सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला बता सकते हैं कि जहां, और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि उसमें रिकॉम्बिनेंट होना चाहिए, ठीक है, उसमें रिकॉम्बिनेंट होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, तो उसको निकालने का फॉर्मूला ये है, जहां पर P जो है डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी है, F जो है फ्रैक्शन ऑफ जीनोम इन वन इंसर्ट, एक इंसर्ट में कितना जीनोम का फ्रैक्शन है, ये है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, चाहे तो डाल सकते हैं नहीं तो नहीं। सीधा सीधा हमने ये देखा कि जीन लाइब्रेरी का मतलब हम पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंसेस जो हैं उनको कलेक्ट कर रहे हैं, और उन डीएनए सीक्वेंसेस को कलेक्ट करके हम उनकी क्लोनिंग कर रहे हैं। कौन सा डीएनए सोर्स हम यूज कर रहे हैं उस हिसाब से हमने दो में डिवाइड किया है, ठीक है। अब आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, हमने दो देखा, ये जो डायग्राम है ये, अब बताना मुझे थोड़ा सा बेस क्लियर करने के लिए ये कैसे बनाते हैं, इसके लिए अपन एक डायग्राम देख रहे हैं। अभी हमने देखा था क्लोनिंग की बात करी थी हमने और वेक्टर की बात करी थी, तो यहाँ पर जो हम जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के लिए हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये एक पैनक्रियाटिक सेल है और जिसमें नहीं दिख रहा है, जैसे कुछ चीजें ब्लर है वो मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पर ये ई कोलाई सेल्स है, ठीक है, ये दिख रही है आपको। अब हमको पता है
हमने तब भी पढ़े थे, आपको जब प्रोकैरियोटिक जीनोम बता रहे थे तो हमने बताया था कि मेन क्रोमोसोम के अलावा इनमें एक्स्ट्रा एडिशनल रहते हैं जिनको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, ये रेड कलर के। तो अब ये जो ई कोलाई सेल्स है इसमें मेन ये है, और मेन के अलावा ये सरप्लस जो है जिनको हम प्लाज्मिड बोलते हैं ये इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो हम इनको निकाल लेते हैं, इनको प्लाज्मिड बोला, इनको हमने निकाल लिया, आइसोलेशन कर लिया। प्लाज्मिड का यूज हम वेक्टर के रूप में करते हैं। ये एक पैनक्रियाटिक सेल है, इसके अंदर ये रेड कलर का डीएनए है, इस डीएनए को भी हमने आइसोलेट कर लिया। ये अब हम इनको तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए हम या तो फिजिकल मेथड यूज करेंगे, फिजिकल शेयरिंग, या फिर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं उससे इनका डाइजेशन करते हैं, क्योंकि हमको ये जो पूरा डीएनए है उसको फ्रेगमेंट में तोड़ना है। अभी आपने फ्रैक्शन ऑफ जीनोम इन वन इंसर्ट ये पढ़ा था, यहाँ पर आपको ये फ्रैक्शन ऑफ जीनोम ये दिख रहा है। ये तो हमने क्या किया, ये जो डीएनए है उनको तोड़ दिया, फ्रेगमेंट में डिवाइड कर दिया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट हमको दिखाई दे रहे हैं ये। और फ्रेगमेंट में डिवाइड करने के लिए हमने मेथड यूज करी, या तो हमने फिजिकल शेयरिंग करी, या हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं उससे इनका डाइजेशन करा दिया। मतलब या तो फिजिकल मेथड यूज करी या हमने केमिकल मेथड यूज करी। और केमिकल अपन ज्यादा यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं। दो तरह के होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक एंडोन्यूक्लियोज होता है, एक एक्सोन्यूक्लियोज होता है, ठीक है। तो इनका यूज करते हुए हमने इनको फ्रेगमेंट में ब्रेक कर दिया। इधर हमने ई कोलाई जो सेल्स हैं उसमें से प्लाज्मिड को निकाल दिया, ठीक है। ये डायग्राम सबको दिख रहा है? अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक बार पूछ सकते हैं जहां भी कोई डाउट हो तो यहाँ हमने इसको निकाला, फ्रेगमेंट हमने इसके निकाल दिए। प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड से इस फ्रेगमेंट को हमको अटैच करना है ये, तो हम दोनों प्लाज्मिड में भी ब्रेक लगाएंगे, ऐसा ब्रेक लगाएंगे कि ये फ्रेगमेंट जाके उससे अटैच हो जाए। तो हमने प्लाज्मिड को ब्रेक करा विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये हमने प्लाज्मिड को ब्रेक कर दिया। अब ये जो टूटा हुआ पोर्शन है यहाँ पर हमने फ्रेगमेंट लाके उसको मर्ज कर दिया, ठीक है। दिस इज द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना, आपने पढ़ी होगी, इसलिए ये बायोटेक्नोलॉजी की बुक में ये मटेरियल मिलता है आपको। बायोटेक्नोलॉजी की कोई भी बुक आप लेंगे उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट को उससे अटैच कर दिया हमने, ऊपर 5 फ्रेगमेंट, 5 6 जितने भी फ्रेगमेंट आपने बनाए उतने ही प्लाज्मिड के साथ इन सबको अटैच कर दिया। अब ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को हमने नाम दे दिया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ये, ठीक है। ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, अब ये जो है इनको हम फिर से इनकी क्लोनिंग करने के लिए हम फिर से इनको किस में ट्रांसफर कर देंगे, हम इनको ई कोलाई में फिर से डालेंगे, तभी तो ये क्या हो पाएंगे, इनका नंबर बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा। तो फिर हम इनको किसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, ई कोलाई सेल्स के साथ, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। और फिर हमको यहाँ पर क्या मिल जाती है, ये जीनोमिक लाइब्रेरी, ये जीनोमिक लाइब्रेरीज आपको, क्योंकि हमने किसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ई कोलाई सेल्स में, तो ये हमको ये जीनोमिक लाइब्रेरीज फिर से मिल गई, ठीक। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी। यहाँ पर हम किसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी का। तो ये चीज पहले क्लियर हुई, क्या क्या किया, जो ऊपर अपन मेथड देख रहे थे, हमने देखा कि दो, हमने एक पैनक्रियाटिक सेल्स ले ली थी और ई कोलाई सेल्स में से हमने प्लाज्मिड को निकाल दिया, ठीक है। पैनक्रियाटिक सेल्स में से हमने डीएनए को आइसोलेट कर दिया, ये डीएनए हमको मिल गया, इस डीएनए को हमने फ्रेगमेंट में ब्रेक कर दिया, ये फ्रेगमेंट में ब्रेक किया। प्लाज्मिड जो है, अब ये फ्रेगमेंट में ब्रेक हो गए तो प्लाज्मिड को भी हमने ब्रेक किया, क्योंकि प्लाज्मिड से हमको उसको अटैच करना है, तो हमने इसको अटैच कर दिया प्लाज्मिड के साथ। अब हमको इनकी कॉपी बनाना है, क्लोनिंग करनी है, तो कॉपी बनाने के लिए पहले तो हमने इन दोनों को अटैच कर दिया, तो उसको हमने नाम दे दिया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और अब हमको इनकी कॉपी बनानी है, तो हम इसका फिर से किसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, ई कोलाई सेल्स के साथ। तो ये हमको ये जो मिल गए हैं सारे, दीज आर द जीनोमिक लाइब्रेरी, ठीक है। ये जीनोमिक लाइब्रेरी जो है वो सारी बन गई। तो ये जीनोमिक लाइब्रेरी, तो अभी हमने देखा दो तरह की लाइब्रेरी होती है, जीन लाइब्रेरी दो तरह की होती है, एक जीनोमिक लाइब्रेरी है और एक cDNA लाइब्रेरी है। तो हम डीएनए का कौन सा सोर्स यूज करते हैं, अभी हमने देखा था अगर हम जीनोमिक डीएनए यूज करते हैं तो उस लाइब्रेरी को हम जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं, और रियल मीनिंग में यही जीन लाइब्रेरी का मेन टाइप है। क्योंकि cDNA लाइब्रेरी के लिए हमको पहले क्या करना पड़ता है, एमआरएनए लेना पड़ता है, एमआरएनए से हमको डीएनए बनाना पड़ता है। तो एमआरएनए सिंगल कॉपी है,
तो उससे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है, फिर हम उसकी डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाते हैं, ठीक है। तो वो सोर्स अगर हम cDNA सोर्स यूज करके लाइब्रेरी बना रहे हैं तो वो cDNA लाइब्रेरी हो जाएगी, और अगर हम जीनोमिक डीएनए यूज करके लाइब्रेरी बना रहे हैं तो ये हो जाएगी जीनोमिक लाइब्रेरी, ठीक है। तो जीन लाइब्रेरी दो तरह की है, जिसमें से आप जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में उसका पूरा टेक्निक जो है वो बता सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया, जहां ये प्रोबेबिलिटी हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया जो इंसर्ट किया था हमने, फ्रैक्शन ऑफ जीनोम, जैसे 1 2 3 4 5 आपने 5 फ्रैक्शंस देखे थे ना, अभी ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये फ्रैक्शंस होते हैं, दीज आर द फ्रैक्शंस। तो ये क्लियर हुआ जीन लाइब्रेरीज। यूज क्या क्या है, तो हमको अगर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो पता करनी है, हमको पर्टिकुलर जीन का फंक्शन निकालना है, तो हम जीन लाइब्रेरीज के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अलग अलग डीएनए की सीक्वेंस है, ठीक है। हम जीन थेरेपी वगैरह में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे जीन थेरेपी में क्या है कि आपको मान लो एक पर्टिकुलर जीन से कोई डिजीज हो रही है और वो जीन उसमें डिफेक्टेड है, तो फिर उस जीन को निकाल के हम उस पर्टिकुलर नॉर्मल जीन को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो है इन विट्रो आपने जीन लाइब्रेरीज बना ली, और जीन लाइब्रेरीज का फर्दर यूज आप जीन थेरेपी में कर सकते हैं। हम पर्टिकुलर फंक्शन निकाल सकते हैं जीन का, ठीक है। और डीएनए सीक्वेंसिंग वगैरह जो है वो तो डीएनए सीक्वेंस तो आपने उसको कलेक्ट किया ही है, तो यहाँ पर हम इन लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये जीन लाइब्रेरीज? क्लियर हुआ? इनमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो फिर अपन आगे बढ़े। ठीक है, बुक मैंने आपको बता दी, जेनेटिक्स की बुक, जेनेटिक इंजीनियरिंग की यानी बायोटेक्नोलॉजी की बुक होती है। बायोटेक्नोलॉजी की एक यू सत्यनारायण की आती है, पीके गुप्ता की आती है। इनमें आपको जीन लाइब्रेरी, ट्रांसजेनिक एनिमल मिलेगा, या कोई भी बायोटेक्नोलॉजी किसी भी राइटर की बुक हो सिंपल सी भी, उसमें भी जीन लाइब्रेरी और ये मिल जाएंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जेनेटिक्स में मिलेंगे आपको, जेनेटिक्स की कोई भी बुक आप ले लो, जैसे पियर्सन की है, जैसे वीरबाला रस्तोगी की आती है, बहुत सारी आती है, गार्डनर की है, हर किसी में आपको ये मिलेगा, क्योंकि इट इज अ पर्टिकुलर टॉपिक जो है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है बायोटेक्नोलॉजी में भी आ जाता है, ये जेनेटिक्स में भी आ जाता है, सब में। तो अब जीन लाइब्रेरी के बाद हमको देखना है ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, ट्रांसजीन का मतलब कोई बाहर का जीन, आउटसाइड वाला जीन जब हम किसी ऑर्गेनिज्म में एंटर करते हैं किसी भी उसमें, तो उसको हम ट्रांसजीन बोलते हैं। और उस जीन की हेल्प से, उस जीन को जब हम कुछ एनिमल में डालते हैं और उससे जो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड बनता है, उसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब हम अपनी डिजायर से अगर कोई जीन उसके अंदर डाल के उसको डेवलप कर रहे हैं, तो हम उसको ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं, सिंपल वर्ड में। अब यहाँ पर तो एनिमल ब्रीडिंग में हमको प्लांट में नहीं देखना। प्लांट में आपको एक केस याद आया होगा, जब अपन ये एक जो टीआई प्लाज ये टीआई वेक्टर, उसकी हेल्प से हम कुछ बनाते हैं, मुझे नाम ध्यान भूल रहा है उसका, प्लांट ब्रीडिंग में काफी यूज होता है, लेकिन यहाँ आपको प्लांट में नहीं यूज करना, आपको केवल एनिमल में बताना है। तो ट्रांसजीन का मतलब कोई फॉरेन जीन, बाहर का जीन जिसको एनिमल में डाला जाता है। तो अब क्या होता है, अगर हमको कुछ डिजायर वाले चाहिए, जैसे कई बार हमको एनिमल में कुछ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, मिल्क ज्यादा चाहिए, कोई पर्टिकुलर हार्मोन चाहिए, है ना, ग्रोथ उसमें ज्यादा चाहिए, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम उसमें वो पर्टिकुलर जीन जो है वो इंसर्ट करवाते हैं। तो अब यहाँ पर सिलेक्टिव ब्रीडिंग हैज बीन यूज्ड, सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो है उसका हम यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं हम, जिससे कि हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल, जिनको हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल है उनमें हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करना चाहते हैं। जैसे अगर काऊ की बात करें तो हमको हाई मिल्क चाहिए उनसे, अगर हम किसी एनिमल की ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो हमको हाई ग्रोथ रेट चाहिए। तो इसीलिए हमको कुछ डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए, जो हम चाह रहे हैं वो हमको चाहिए, तो उसके लिए हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं एनिमल्स में, ठीक है। अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर एनिमल की ब्रीड करा देते हैं जिनमें हमको वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए, जैसे हमको हाई मिल्क चाहिए, हमको हाई ग्रोथ चाहिए। लेकिन
क्या होता है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो है सक्सेसफुल तो है, लेकिन नए कैरेक्टरिस्टिक्स को वो डिफिकल्ट है कि हम नए कैरेक्टरिस्टिक्स को विदाउट अल्टरिंग एग्जिस्टिंग ट्रेट, यानी उनके जो ट्रेट है उनको बदले बिना मुश्किल है कि हम ऐसा कर पाए। ठीक है, तो ऐसा कर पाए तो इसके लिए हम कुछ क्या करते हैं, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर की हेल्प से हम ऐसे डिजायर्ड एनिमल बनाते हैं। क्योंकि सिलेक्टिव ब्रीडिंग तो कर ही रहे हैं, पहले से चल रही है एनिमल ब्रीडिंग, जहां पर एनिमल ब्रीडिंग आप डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले बनाते हो, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे हमने जो उससे डंकी और उससे वो जो बनाया है वो हाइब्रिड होता है, स्टेराइल होता है, ठीक है ना, स्टेराइल होता है, तो वो वहीं तक तो ठीक है, एक जनरेशन तक तो काम करा, आगे वो ग्रो नहीं हो पाया क्योंकि वो स्टेराइल है। तो इसी तरह से हमको हाई मिल्क यील्ड चाहिए, हमको हाई ग्रोथ रेट चाहिए, तो हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। लेकिन सिलेक्टिव ब्रीडिंग सक्सेसफुल है, फिर भी इसकी कुछ क्या है, कमियां हैं। तो उसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट जो जीन ट्रांसफर है उसकी हेल्प ले रहे हैं। तो जीन ट्रांसफर में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसजीन का मतलब बाहरी जीन, फॉरेन जीन, उसको जब हम एनिमल में एंटर कराते हैं तो ऐसे एनिमल जब चेंज हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, तो हम उनको ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। तो इसीलिए जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आपने जीएमओ नाम कई बार सुना होगा, लेकिन हमको यहाँ जीएमए पढ़ना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। तो जब किसी जीन, पर्टिकुलर जीन को हम इंसर्ट करा देते हैं या हम उन जीन में मैनिपुलेशन करते हैं, तो ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एनिमल बनते हैं उसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। और जो जीन हमने उनके अंदर ट्रांसफर किया है उस जीन को हम ट्रांसजीन बोलते हैं। या आप एक सिंपल वर्ड में समझ लो, कोई भी फॉरेन जीन को आप किसी एनिमल में डाल दोगे तो वो ट्रांसजीन कहलाएगा, और वो एनिमल में जो चेंज होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल बनेंगे, उनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल होते क्या है और ट्रांसजीन क्या होते हैं, पहले हमने ये देखा। तो कोई भी चीज समझने के लिए हमको प्रीवियस जो मेथड चल रही है उसकी कमी बतानी पड़ेगी। तो हमने देखा कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग हम पहले यूज करते थे, लेकिन सिलेक्टिव ब्रीडिंग से ज्यादा अच्छा क्या है, कि हम जीन डायरेक्ट ट्रांसफर कर दें एनिमल के अंदर। तो जब हम जीन ट्रांसफर कर देंगे तो वो पर्टिकुलर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमको बिना कुछ किसी नुकसान के मिल जाएगा। अब इसके लिए हमको इनिशियल डेवलपमेंट के समय चीजें करनी पड़ती है। तो आप ये देख रहे हो 8 सेल माउस एम्ब्रियो, आपने देखा कि डेवलपमेंट जब होता है, फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, उसके बाद डिवीजन होगा, ठीक है, डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो बनेगा। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि डिवीजन होता रहता है उसमें, और धीरे धीरे स्टेज बढ़ती जाती है, ब्लास्टुला, गेस्ट्रुला, ठीक है, ये सब आपको डेवलपमेंट में पता ही है। तो हम ये वाली 8 सेल वाली स्टेज लेते हैं, क्योंकि जाइगोट में डिवीजन होता है, 2 सेल बनती है, 4 सेल बनती है, आपने कहाँ तक डिवीजन वाली ले ली, 8 सेल वाली ले ली, ठीक है। तो ये माउस का एम्ब्रियो है जिसमें 8 सेल माउस एम्ब्रियो है। ये वाला हमने चूज किया, उसको चूज करने के बाद हमने यहाँ आप देख रहे हो ये ट्रांसजीन है, आपने वेक्टर की हेल्प ली, वेक्टर की हेल्प से ट्रांसजीन जो है उसको हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया। मेथड हम जो यूज कर रहे हैं, सेल्स इन्फेक्टेड विथ रिट्रोवायरस कैरिंग ट्रांसजीन, हमने वो जो सेल्स थी 8 सेल वाली उसको हमने इन्फेक्ट किया, किससे, रिट्रोवायरस से, और उस वायरस के पास क्या था, ट्रांसजीन है, ठीक है। ट्रांसजीन जो है वायरस के पास है, रिट्रोवायरस के पास, उसको हमने उस सेल में डाल दिया। तो आप ये देख रहे हो 8 सेल वाली स्टेज है, ये वेक्टर है, वेक्टर के साथ ट्रांसजीन है, उसको आपने इसमें डाल दिया। सेल्स इन्फेक्टेड विथ रिट्रोवायरस कैरिंग ट्रांसजीन, रिट्रोवायरस के पास ट्रांसजीन है, उसको हमने यहाँ पर अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एम्ब्रियो अब हो गया, क्योंकि उसमें वो क्या आ गया, ट्रांसजीन आ गया। तो अब ये आपको ब्लैक डॉट से दिखाया गया है ये। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एम्ब्रियो है, अब हमने इसको इम्प्लांट कर दिया फीमेल माउस में, ये क्योंकि हमने 8 सेल का लिया था तो ऊपर वाला सारा काम हम इन विट्रो कर रहे हैं, अब हम इसको इन विवो फिर से हम इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इस एम्ब्रियो को हम इम्प्लांट कर देंगे फीमेल माउस में। ये फीमेल माउस में हमने इसको इम्प्लांट कर दिया। तो अब आप ये देख रहे हो इसके जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे ये, क्योंकि ज्यादातर जो है वो माउस में किए जाते हैं, माइस में, क्योंकि ये जो होती है मैमल होती है स्पीशीज, और इनमें आसान होती है करना, ठीक है, और ट्रायल इसलिए इन पे किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो भी ऑफस्प्रिंग है उनमें ट्रांसजीन अब प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बन गए जीन ट्रांसफर। यहाँ पर हमने जीन ट्रांसफर के लिए जो टेक्निक यूज करी है दैट इज द रिट्रो वायरल वेक्टर,
ठीक है, रिट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू हमने यहाँ पर ट्रांसजीन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। और उसको कौन सी स्टेज में इंट्रोड्यूस कराया है? जब वो 8 सेल था, यानी जाइगोट डिवाइड होगा, डिवाइड होकर 2 सेल 4 सेल 8 सेल जब बनाएगा, उस वक्त हम उसको इन विट्रो निकालेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे, ट्रांसजीन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस मेथड को हमने नाम दिया है रिट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू हमने उसको इंट्रोड्यूस करा दिया। ये तो ये मेथड क्लियर हुई। अब हम दूसरी मेथड देख रहे हैं। ये पहले इसको देख लें, फिर ये आपको थ्योरी क्लियर हो जाएगी। पहले डायग्राम से समझ लो। यहाँ पर ये स्क्रीन दिख रही है सबको? अब एक मिनट, यहाँ से आप देखो। हाँ, ये है। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो है इसका जो माउस है उसका हमने फर्टिलाइज्ड एग जो है ये हमने निकाल दिया। माउस मेटेड फर्टिलाइज्ड एग हार्वेस्टेड। ये आप देख रहे हो, ये फर्टिलाइज्ड ओवम है। ये ओवम में न्यूक्लियस है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले वहां पर हमने 8 सेल स्टेज ली थी। यहाँ पर अपन हमने क्या करा है, फर्टिलाइज्ड ओवम ले लिया है। अब यहाँ अपन डायरेक्ट ये देख रहे हो आप, इंजेक्टिंग नीडल, इसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। ये ट्रांसजीन है। ट्रांसजीन को डायरेक्ट आप नीडल के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हो। ये पूरी मेथड जो है इसको माइक्रो इंजेक्शन बोला जाता है। तो हमने यहाँ पर फर्टिलाइज्ड ओवम ले लिया और उसमें जीन, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर किया। पहले वाली जो मेथड थी वहां हमने रिट्रोवायरल वेक्टर का यूज किया था और वेक्टर के थ्रू उसको 8 सेल स्टेज में पहुंचाया था। यहाँ हमने डायरेक्ट, ये जो नीडल दिख रही है, ये पिपेट के थ्रू इसको होल्ड किया है और यहाँ ट्रांसजीन को हमने डायरेक्ट इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये इनिशियल स्टेज में आपने लिया, ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें इम्प्लांट किया किसके अंदर, इसको फीमेल माउस के अंदर। तो ये जो मेथड है जिसमें हमने डायरेक्ट इंजेक्शन नीडल के थ्रू उसको ट्रांसजीन है ना, जो भी बाहरी जीन है उसको आपने डायरेक्ट डाला है, तो यहाँ पर हम इस मेथड को बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, ये एक मिनट, जीन ट्रांसफर बाय माइक्रो इंजेक्शन। तो ये पहले क्लियर हुई, ये डायरेक्ट अपन ने इसको ट्रांसफर कर लिया। तो जो माइक्रो इंजेक्शन है, अब आप इसकी थ्योरी देख लो। माइक्रो इंजेक्शन मतलब इसमें डायरेक्ट हमने डीएनए जो है उसको इंजेक्ट किया है डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस ऑफ अ फर्टिलाइज्ड ओवम। जो फर्टिलाइज्ड ओवम था उसमें डायरेक्टली हमने इसको इंट्रोड्यूस करा दिया, डायरेक्ट डीएनए को, डायरेक्ट जीन को। तो इसको इसीलिए हमने बोला है ये। तो यहाँ पर ट्रांसजीन बन गए और वो ट्रांसजीन के लिए आपने मेथड कौन सी यूज करी, माइक्रो इंजेक्शन। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल कैसे बना रहे हैं। अब आते हैं हम, अगर इनमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ये 3 मेथड अपन एक साथ देख रहे हैं। अब आते हैं हम और मेथड जिसमें हम लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट में डिवीजन होता है, धीरे धीरे माइटोटिक डिवीजन होता है, 2 4 8 इस तरह से सेल में बढ़ता चला जाता है। अब ये कौन सी स्टेज वाला बन गया, ये ब्लास्टोसिस्ट यानी ब्लास्टूला वाली है। हम अलग अलग नाम बोलते हैं। ब्लास्टूला स्टेज में हम किसी में ब्लास्टोडिस्क बोलते हैं, किसी में ब्लास्टोडर्म बोलते हैं और कहीं पर ब्लास्टोसिस्ट यूज करते हैं। तो दीज आर द ब्लास्टूला स्टेज। यहाँ पर हमने ब्लास्टोसिस्ट जो है यानी अर्ली माउस एम्ब्रियो जो है, हमने इसका सबसे पहले इस स्टेज में इसका कल्चर किया। कल्चर करने के बाद हमको ये जो सेल मिली है इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एक्चुअली में क्या होता है, स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेल्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिफरेंशिएट होने लगती हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट होने लगती है, किसी को नर्वस सिस्टम में जाना है, किसी को कोई और सिस्टम बनाना है, तो हम बोलते हैं कि इनमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स वो होती हैं जिनमें अभी किसी भी सेल में बदलने की पावर होती है, डिफरेंशिएशन इनमें नहीं स्टार्ट हुआ होता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन हो गया तो जिसको नर्वस सिस्टम में जाना है वो सेल, न्यूरॉन्स जो है जिनको नर्वस सिस्टम में जाना है वो वही बनाएंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाना है वो वही बनाएंगी। लेकिन ईएस सेल्स जो होती हैं उनमें डिफरेंशिएशन अभी नहीं हुआ होता है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ईएस सेल को कहाँ से निकाला, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को कहाँ से निकाला, ब्लास्टोसिस्ट से इसको कल्चर किया, ईएस सेल्स निकाला। अब ये जो ईएस सेल है इसमें हमने ट्रांसजीन जो है उसको डाल दिया, ट्रांसजीन हमने इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। तो अब आप देख रहे हो कि इनमें ट्रांसफेक्ट विद ट्रांसजीन, ये ट्रांसजीन इसमें आ गया।
और फिर इनको हमने वापस से ब्लास्टोसिस्ट में डाल दिया। हमने ब्लास्टोसिस्ट से ही निकाला था, इनको कल्चर करके कुछ सेल्स को निकाल लिया था, उन सेल्स में हमने ट्रांसजीन डाल दिया और फिर ट्रांसजीन डालने के बाद हमने उन सेल्स को वापस से इंजेक्ट बैक इनटू ब्लास्टोसिस्ट, इसमें वापस से हमने इंजेक्ट कर दिया। अब इनके अंदर ट्रांसजीन आ चुका है, अब ये नॉर्मल डेवलपमेंट करके ब्लास्टुला से गेस्टुला बनेगा, सब बनेगा। अब हम नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए इसको वापस से कहाँ डाल देते हैं, फीमेल माउस में। इम्प्लांट फीमेल माउस, ये लिखा हुआ है इम्प्लांट फीमेल माउस, ये आ गया। तो अब जो भी बनेंगे ऑफस्प्रिंग उसमें ट्रांसजीन होगा। तो ये तीसरी मेथड है ट्रांसजीन को डालने की, ट्रांसफर करने की, जीन ट्रांसफर की। और यहाँ हमने जो यूज किया है वो हमने यूज की है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ES सेल्स। तो ये पहले इतनी चीजें क्लियर हुई। पहला हमने मेथड देखी थी, हमने बताई थी आपको ये वाली, जिसमें हमने 8 सेल वाली एम्ब्रियो लिया था, फिर हमने रिट्रोवायरल वेक्टर का यूज किया, उस वेक्टर के पास ट्रांसजीन था और फिर हमने उसको क्या किया कि उन सेल्स में ट्रांसजीन डाल दिया और फिर उनको मदर में डाल दिया। तो अब जो भी ऑफस्प्रिंग थे उनमें ट्रांसजीन है, तो ये मेथड रिट्रोवायरल वेक्टर कहलाई। फिर हमने आगे यूज की जो, उसमें हमने माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू किया, यानी हमने माउस लिया, फर्टिलाइज्ड ओवम निकाल लिया उसका और डायरेक्ट उसमें ट्रांसजीन जो है नीडल के थ्रू ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ट्रांसफर करने के बाद हमने वापस से उसको फीमेल माउस में डाल दिया। तो ये मेथड थी माइक्रो इंजेक्शन। थर्ड मेथड जो हमने यूज करी दैट इज द ES सेल्स। इसमें हमने ब्लास्टोसिस्ट वाली ली, यानी अर्ली माउस एम्ब्रियो, उसमें से ES सेल को निकाल दिया, उस ES सेल में हमने ट्रांसजीन डाल दिया और ट्रांसजीन डालने के बाद हमने वापस से उनको ब्लास्टोसिस्ट में डाला और फिर उनको फीमेल माउस में डाल दिया। तो यहाँ पर जो जीन ट्रांसफर की मेथड हमने यूज करी थी वो ES सेल्स हुई। तो इस तरह से हमने 3 मेथड देखी, ये पहले क्लियर हुई। अब इनका हम एप्लीकेशंस देखें, हमने ये 3 मेथड देख ली, तो अब एप्लीकेशन देखते हैं इनकी। तो एप्लीकेशन हम देखते हैं, ये सारा इसमें दिया हुआ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या है, मैंने आपको बताया था कि इनमें जो होता है जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है अर्ली स्टेज उसमें निकलती है और हम इनका यूज करते हैं वहां पर। अब इनका एप्लीकेशन अपन देख रहे हैं, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के एप्लीकेशन में सबसे पहले हम जीन फंक्शन जो होता है उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज हम जीन फंक्शन की स्टडी करते हैं। तो जीन फंक्शन की यानी अलग अलग जीन के हम ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर जो जीन है उसका फंक्शन पता करना। तो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी जो है वो परफेक्ट है यूजिंग माइस इन द अर्ली 1980s में। वहां पर हमने बहुत सारे 100 ऑफ जीन जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया माइस में और फिर हमने इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल को का एग्जामिन करा है और एग्जामिन करके हमने इन ट्रांसफर्ड जीन के फंक्शन के बारे में पता किया है। ठीक है, तो ये जो है इससे हमको जीन रेगुलेशन, उनके फंक्शन के बारे में पता चलता है। A related technique involve using gene transfer to disrupt gene। हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड टेक्निक है जिसमें जीन ट्रांसफर का यूज करते हुए हम जीन को डिसरप्ट करते हैं जिससे वो काम ना अच्छे से काम ना कर सके। जैसे नॉकआउट माइस जो है, अगर नॉकआउट माइस है तो उसमें क्या होगा, फंक्शनल जो फॉर्म्स है स्पेसिफिक जीन के वो प्रोड्यूस होंगे विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शंस ऑफ द नॉकआउट। आपने सुना होगा अपन किसी जीन को बाहर निकाल देते हैं, नॉकआउट एक प्रोसेस होती है, तो उससे हम पता करते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज कहाँ कर रहे हैं, जीन फंक्शन का पता लगाने के लिए। तो पहला एप्लीकेशन है स्टडिंग जीन फंक्शन। दूसरा इसका फंक्शन है कि मॉडल सिस्टम फॉर ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज के लिए एक सिस्टम, मॉडल सिस्टम है कि कौन सी डिजीज कैसे होती है, कैसे हम उसका नए ड्रग उनके लिए बना सकते हैं, ये सारे के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो है यानी 2 प्रोटीन को मिलाकर एक नया बनाना, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए हम, तो 3 इनके एप्लीकेशन है। जैसे यहाँ पर जो हमने नए प्रोटीन बनाए हैं वो प्रोटीन जो है जैसे ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन फैक्टर 9 और प्लाज्मा प्रोटीन, ये सब अपन इसकी हेल्प से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो है हमने बना लिए हैं। तो 3 हमने इसके एप्लीकेशन देखे, एक हमने जीन फंक्शन की स्टडी करी,
दूसरा ये मॉडल सिस्टम है जेनेटिक डिजीज के लिए, ह्यूमन डिजीज के लिए। तीसरा हमने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो है वो बनाए इसकी हेल्प से, ट्रांसजेनिक एनिमल की हेल्प से। और ट्रांसजेनिक एनिमल में हमने जनरली माइस का यूज किया है। ठीक है, तो ये टाइम खत्म हो ही रहा है, तो ये अपना टॉपिक ट्रांसजेनिक एनिमल्स खत्म होता है। तो माइस का यूज करते हुए हमने ट्रांसजीन्स बनाए हैं, ट्रांसजीन उनमें उनके